सीट में दोनों अपलोड करा दूंगा थोड़ी देर में आपकी शीट नंबर 4 और शीट नंबर 5 और शीट नंबर 6 शीट नंबर 5 और शीट नंबर 6 तो मैं बायस्ड नहीं होता पेपर किसी पर्टिकुलर टॉपिक फेवरेट नहीं है सबसे आता है थोड़ा चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी समरूपता ठीक है ज्योमेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 15 शीट्स हैं और हम 5वीं शीट की अभी तक डिस्कस कर रहे हैं बहुत बड़ा टॉपिक है कल वाला कांसेप्ट समझा दीजिए जो लास्ट में बताए थे ओके अभी से लगे हो जल्दी हाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं ध्यान से देखिए साउंड क्लियर है आगे बढ़िए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये रहा सवाल नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 गौर सुनिए क्वेश्चन नंबर 21 और ये अभी मैं जो आपको क्वेश्चन करने वाला हूं ना वो करने वाला हूं स्क्वायर बेस्ड अभी जो सिमिलरिटी पे क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम स्क्वायर बेस्ड ठीक है और स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में जैसे यही सवाल ले लीजिए पेपर का पूछा हुआ सवाल है दिए गए इस चित्र में दो वर्ग हैं दो स्क्वायर हैं छोटे स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है बड़े स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है तो शेडेड एरिया आपको बताना है मैं फिगर को बड़ा कर दूं क्या मैं फिगर को बड़ा कर दूं तो ये फिगर हमने बड़ा कर दिया चलिए अब गौर से देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोनों स्क्वायर दिखाए गए हैं दोनों क्या दिखाए गए आपको स्क्वायर दिखाए गए छोटे स्क्वायर की साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर है चलो कोई दिक्कत नहीं और बड़े स्क्वायर की जो साइड है बड़े स्क्वायर की साइड है आपकी 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है तो शेडेड एरिया बताना है एक्चुअली शेडेड एरिया का एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री का है आपको फोकस करना है देखो ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो हमेशा सिमिलरिटी लगेगी अगर आप देखो इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल को छोटे राइट एंगल ट्रायंगल को और आप देखो इस मोटे राइट एंगल ट्रायंगल को तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर हो गए समरूप हो गए ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 हो गया दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन तो तीसरा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली बराबर होगा तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर और जब सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर अगर ये 8 है तो मुझे बताइए कितना होगा 20 और 8 28 सेंटीमीटर यानी कि 28 सेंटीमीटर मुझे बताते रहो अगर छोटे वाले ट्रायंगल में ये साइड 8 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी करस्पॉन्डिंग 28 सेंटीमीटर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनना है 2:7 तो क्या ये रेशियो भी 2:7 का नहीं होगा क्या ये रेशियो भी 2:7 का होगा कि नहीं 2:7 का होगा क्लियर है गौर से सुनिए आपको ये शेडेड एरिया निकालना ये साइड 8 पता है ये साइड की वैल्यू पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व ये दोनों साइड पैरेलल भी होंगी अगर छोटे ट्रायंगल में 8 तो बड़े ट्रायंगल में 28 रेशियो कितना है 2:7 तो क्या ये रेशियो 2:7 नहीं होगा क्या ये अगर 2 यूनिट है तो ये कितना होगा 7 यूनिट होगा लेकिन ये तो स्क्वायर स्क्वायर की साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/7 और 2 यूनिट की वैल्यू 40/7 सेंटीमीटर 40/7 सेंटीमीटर यानी कि ये जो लेंथ है 40/7 आ गई ये कितना आ गया 8 राइट एंगल ट्रायंगल है तो शेडेड एरिया कितना हो गया 1/2 8 * 40/60 1/2 8 * 40/7 320 बटे यानी कि 320 से को 2 से काट लेंगे 160/7 बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा क्लियर है अच्छा धीरज या तो बात समझ में आ रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 100% आपकी सिमिलरिटी लगेगी आपको करस्पॉन्डिंग साइड पकड़नी है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा छोटे वाले ट्रायंगल में 8 या 28 कितना 4 2:7 का रेशियो बनना है तो ये भी 2:7 का रेशियो बनेगा 2:7 7 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 40/7 सेंटीमीटर आ गया क्लियर है आगे बढ़े ये क्वेश्चन तो पेपर का पूछा हुआ था लेकिन ये पेपर का पूछा हुआ नहीं है और ये बहुत बेहतरीन मैं इसकी तारीफ जितनी करूं उतना कम है मानिए जल्दी से यहाँ भी ये सवाल पेपर के लिए परफेक्ट आने लायक क्वेश्चन है देखो क्या बोला है यहाँ पे भी दो स्क्वायर दिखाए गए दो वर्ग दिखाए गए बड़े स्क्वायर की साइड है 15 सेंटीमीटर छोटे स्क्वायर की साइड है 9 सेंटीमीटर तो शेडेड एरिया आपको बताना है क्या बताना है शेडेड एरिया आपको बताना है क्लियर है तो मैं इस फिगर को कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा अब आपके सामने फिगर हो चुकी है काफी ज्यादा बड़ी ठीक है ये है तो यहाँ पे जो छोटा स्क्वायर है इसकी साइड है बच्चे कितनी 9 सेंटीमीटर छोटे स्क्वायर की साइड 9 सेंटीमीटर और ये जो बड़ा स्क्वायर है इस बड़े स्क्वायर की साइड है 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 तो आपको शेडेड रीजन जो शेडेड रीजन आपको ये निकालना है बनाओ जल्दी से करो सॉल्व इट भाई बहुत आसान क्वेश्चन है बेहतरीन बनाइए ठीक है धीरज ओके दीपक अरे भैया तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे कॉपी पेन लो और सॉल्व करने की कोशिश करो दोनों स्क्वायर है आजू बाजू सटे हुए ये साइड 9 सेंटीमीटर ये साइड 15 सेंटीमीटर शेडेड एरिया आपको निकालना है अंकित एकदम लाइव है लेकिन मेरे पास कमेंट पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि पढ़ाना बहुत ज्यादा है तो कमेंट कम से कम करो पढ़ने फोकस करो ये रहा क्वेश्चन समर बेटा समर 21:13 हो रहे 9:13 समझ में नहीं आ रहा कोमल तो छोड़ दो इतना प्यार से तुमको सब कुछ बता चुका हूं क्या सिमिलरिटी होती है क्या राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या रेशियो लेते हैं कैसे लगता है भाई ये साइड 9 है ये साइड 15 है आज अपलोड हो जाएगी मैंने तुमको एक बात बोली पहली बात तो मैं जो बात बोलूं उसके दिमाग में गांठ बांध लेकर मैंने बोला जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 101% सिमिलरिटी लगेगी ही लगेगी आप मुझे बताओ अगर ये साइड 9 सेंटीमीटर ये साइड 15 सेंटीमीटर तो पूरी साइड कितनी होगी 15 और 9 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर होगी पूरी साइड आप मुझे बताओ पहले तो देखो ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है पहले मुझे बताओ ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें मैं ग्रीन कर रहा हूं ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो आपको देखना पड़ेगा वरना काम चलेगा नहीं ठीक है फिर और ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल 100% सिमिलरिटी लगेगी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लो छोटे वाले ट्रायंगल में साइड 9 बड़े वाले ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग 24 ये 9 और बड़े में 24 क्या बना रेशियो 3:8 3 9 3 24 कितना बना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:8 तो छोटे ट्रायंगल में अगर ये साइड 3 यूनिट है तो बड़े ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग साइड कितनी होगी 8 यूनिट होगी कितना होगा अगर ये साइड 3 यूनिट है तो ये साइड होगा बच्चे 8 यूनिट अगर ये साइड 3 यूनिट है तो ये साइड होगा तुम्हारा 8 यूनिट ये बात आपको सबसे पहले समझना जरूरी है यूनिट लिख रहा हूं मैं ये रेशियो है रेशियो मतलब सर्कल में बंद है अगर ये साइड 3 यूनिट है तो वो साइड 8 यूनिट होगा तो ये साइड कितना होगा बच्चे ये साइड होगा तुम्हारा 5 यूनिट 5 यूनिट 5 + 3 होता है 8 तो यहां से यहां तक की लेंथ होगी 5 5 3 8 हो गया 8 बताओ कोई दिक्कत है 3:8 आप मुझे बताओ ये बड़ा स्क्वायर है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो स्क्वायर की ये साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर तो 8 यूनिट का मतलब 15 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 1 यूनिट का मतलब होगा 15/8 सेंटीमीटर 15/8 तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा 75/8 सेंटीमीटर यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 75/8 सेंटीमीटर आ गई 75/8 कोमल एक महीना और एक महीना नहीं सॉरी 2 महीने ठीक है 75/8 ठीक है 1.5 महीना तो लगभग लग ही जाएगा क्लियर बात यहां तक समझ में आई तो आपको छोटे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ना
बताना है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल 100% सिमिलरिटी, साइड 9 साइड 24, 3 3 9 3 24, रेशियो 3:8, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ये भी रेशियो 3:8 होगा। तो बड़े स्क्वायर की साइड तो 15 तो 8 यूनिट का मतलब 15, 1 यूनिट का मतलब 15/8, तो 5 यूनिट का मतलब 75/8। मुझे इसे ये जो ट्रायंगल शेडेड एरिया पूछा, मुझे इसकी साइड पता चल गई, इसकी ये साइड 75/8 सेंटीमीटर है, 75/8 सेंटीमीटर है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको यहां तक चीज ना समझ में आई हो? 8 यूनिट का मतलब 15 सेंटीमीटर, तो 5 यूनिट का मतलब 75/8 सेंटीमीटर। यस और नो करके मुझे बताओ कि बच्चे का आंसर चाहिए यस, कि आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं। रेशियो के साथ ऐसा खेलना सिखा दूंगा ना कि मजा आ जाएगा कि 9 5 24 3 5 8 की रेशियो 3:8, अगर ये 8 है तो 5 यूनिट, 8 की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू 75/8 सेंटीमीटर। नाउ मैं हमेशा फोकस करता हूं आपका ये क्रॉस फिगर। बच्चे जो क्रॉस फिगर होती है ना, जो क्रॉस फिगर बनती है इस तरीके से, ये क्रॉस फिगर बड़े काम की चीज होती है। क्रॉस फिगर पे हमेशा फोकस किया करो। अगर क्रॉस फिगर, मैंने इसको बड़ा ही प्यारा नाम दिया क्रॉस फिगर। क्रॉस फिगर हमेशा सिमिलर बनती है 100%। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा तुम्हारा अल्टरनेट, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, यानी कि ये हमेशा सिमिलर होंगे, ये हमेशा सिमिलर होंगे। बताओ ये क्या होंगे? हमेशा सिमिलर होंगे क्रॉस फिगर में। आप मुझे बताइए कि अगर ये लेंथ तुम्हारी 8 यूनिट है तो मुझे बताइए कि ये लेंथ आपकी सपोज 5 यूनिट है। अगर ये सपोज 8 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, और ये दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है। तो अगर मैं यहां से इन दोनों ट्रायंगल की हाइट खींचूं, ये हाइट है और ये 90 डिग्री का एंगल है, भैया ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी। हाइट होगी कि नहीं? अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और यहां से मैं इस तरीके से एल्टीट्यूड खींच देता हूं, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, तो मुझे बताइए यहां पे इसके ये साइड 5 है, इससे करस्पॉन्डिंग 8 है, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:8 है, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल की एल्टीट्यूड, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:8 नहीं होगा? 5:8 नहीं होगा? अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बेटा 5:8 है, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो 5:8 नहीं होगा? अगर साइड रेशियो 5:8 है और तो इनकी हाइट का रेशियो भी 5:8 होगा कि नहीं? क्रॉस फिगर पकड़ के रखो, जिसने क्रॉस फिगर पकड़ लिया उसकी जिंदगी बन गई, क्योंकि ब्याज छिड़की से होगा नौकरी लगने के बाद। ये 5:8 समझ लो, जो बेस का रेशियो होगा वही उनकी हाइट का रेशियो होगा। क्रॉस फिगर में हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप समझे? तो ये गंदी सी चीज आपको लगानी थी इस राइट एंगल ट्रायंगल में। आप मुझे बताइए, यहां पे आपको क्रॉस फिगर दिख रहा है, ये आपको गंदी नजर से अगर आप देखेंगे क्रॉस फिगर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन देखिए, ये ग्रीन ग्रीन देखिए, दिखा, और फिर ये देखा बच्चे, दिखा। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है, कैसे सिमिलर है? आमने सामने के सिमिलर है। अरे भैया ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकल पूछो, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल अल्फा, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है और ये साइड अगर 5 यूनिट है तो ये साइड अगर 8 यूनिट है, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:8 है, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल की मैं हाइट खींचूं इस तरीके से, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल हाइट अगर मैं खींचूं, तो अगर इसकी हाइट बेटा अगर 8 यूनिट है, 8 यूनिट, तो इसकी साइड फिर इसकी हाइट का 5 यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी इसकी हाइट, 5 यूनिट कितना होगी? 5 यूनिट इसकी हाइट होगी। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। मुझे पता है कि इन दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो 5:8 है, 5 यूनिट है या 8 यूनिट है, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना होगा? 13 यूनिट, टोटल कितना होगा? 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू बड़े स्क्वायर की साइड, बड़े स्क्वायर की साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 13 यूनिट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 15/13 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 15/13, 1 यूनिट की वैल्यू 15/13, तो 5 यूनिट की वैल्यू 75/13 सेंटीमीटर, 75/13 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब इस राइट, इस शेडेड रीजन की जो हाइट है वो कितनी आ गई? 75/13, 75/13, 75/13। कहने का मतलब मुझे शेडेड रीजन का बेस पता चलेगा, बेस कितना है? 75/8। मुझे इसके हाइट पता चली, हाइट कितना है? 75/13, तो एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इनटू हाइट। 75 गुणा 75, 7 8 56 25, 8 दूनी 13 104, 104 दूनी 208। आंसर 56 25/208। अब ये शेडेड रीजन का एरिया आएगा। मुझे बताओ इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। संजय शादी सबसे जरूरी है, वो तो है ही। शादी के नाम पे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है बात है भाई? क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ हो, मुझे सभी बच्चों का कमेंट चाहिए जितने भी पढ़ रहे हैं लाइव, यस और नो, वरना आगे क्लास नहीं बढ़ेगी। ये सवाल अभी तक पेपर में नहीं आया, बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट सॉल्यूशन है, जल्दी बनाइए। समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या कंसेप्ट लगाया? राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा ही लगेगा, ठीक है? और क्रॉस फिगर हमेशा सिमिलर होंगे, जो इनके बेस साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही उनकी हाइट का रेशियो होगा। यस नहीं तो आप ऑनलाइन है। क्लियर है? नो डाउट? यस। ट्विटर की चिड़िया चोरी हो गई, अच्छा एक बार रिपीट करके देखना, समझ आ जाएगा। एक बार हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत बेहतरीन सवाल। दिए गए चित्र में दो स्क्वायर है, दो वर्ग दिखाए गए, एक स्क्वायर की साइड 12 सेंटीमीटर, दूसरे स्क्वायर की साइड 13 सेंटीमीटर, और स्क्वायर कर दिए इस तरीके से व्यवस्थित। आपको बताना है शेडेड रीजन। क्या बताना है आपको? शेडेड रीजन बताना है। तो क्या मैं इस फिगर को बड़ा कर लूं? तो मैंने कर लिया इस फिगर को खूब बड़ा, ये हो गया तुम्हारा फिगर, बड़ा कर लिया मैंने। आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो स्क्वायर सजा दिए। ये जो स्क्वायर, जो काला स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो ये साइड आपकी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। एक दूसरा स्क्वायर है, ये हो गया, ये हो गया दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड कितने? 13 सेंटीमीटर, तो ये साइड होगी तुम्हारी 13 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा शेडेड रीजन बताइए। शेडेड रीजन अपने को बताना है, तो जल्दी से करो, फास्ट सॉल्व, सॉल्व इट फास्ट। ये साइड 12 है, साइड 13, शेडेड रीजन बताना है। रिप्लाई कर रहा हूं भाई, मैं रिप्लाई कर रहा हूं। सुमित यार मैं सबका रिप्लाई करता रहूंगा, 2 घंटे क्लास में तो पढ़ाऊंगा कम, आधा घंटा वैसे फेल हो जाएगा। बनाइए फास्ट। विवाह करा दो, बहुत जरूरी है मनीष। मोस्ट ऑफ दी चीजें हो जाएंगी, मैं पहले आपको बताता हूं। 2 महीने तो सिलेबस मत पढ़ो, 2 महीने तो मन लगा के पढ़ो यार, जब तक जोश है। 2 महीने बाद वैसे ही तुम्हारा जोश ठंडा हो जाना है, सारे के सारे अरमान ठंडे हो जाएंगे, तो 2 महीने तो ढंग से पढ़ लो। देखिए मुझे यहाँ पे एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, ये स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री। अगर मुझे कहीं भी बीच में 90 डिग्री दिखता है, आप हमेशा ये चेन याद रखना, थीटा 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री बहुत तगड़ी सिमिलरिटी लगती है। थीटा 90 90 माइनस थीटा पे कहीं से भी शुरू हो जाओ, आप कहीं से भी शुरू हो जाओ। मैं कहता हूं कि अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना? ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल फिर आपका कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल होगा आपका थीटा। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 है, ये थीटा ही 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो क्या मुझे बताओ, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हुए? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए। थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं? सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। और मुझे पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर की ये साइड अगर 13 है तो ये साइड भी तो 13 होगी, ये साइड भी तो यहां से यहां तक 13 होगी, तो ये साइड कितनी होगी? ये साइड होगी तुम्हारी 5, ये साइड कितनी होगी? 5। और ये अगर स्क्वायर की ये साइड 12 है तो सब साइड 12 है, ये भी 12 है, तो ये कितना है? 7 7। ये साइड कितना है? 7।
7। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हुआ? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आप 100 तरीके से कर सकते हैं सवाल। यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने है 7, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने 12, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 7:12। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा 7 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर। भैया यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने 7, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने 12, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा 7 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर, यानी कि 49 रेशियो 144। शेडेड ट्रायंगल, इस शेडेड ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा? 49 रेशियो 144। 90 माइनस थीटा के सामने 7, 90 माइनस थीटा के सामने 12, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7:12 है, तो एरिया का रेशियो 49 रेशियो 116। देखिए इस ट्रायंगल के एरिया तो निकल जाएगा, मुझे बताओ। ये साइड 5 है, साइड 12 है, तो एरिया कितना होगा? एरिया आ जाएगा 1/2, 5 × 12, 12 × 60 का आधा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये 144 यूनिट की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में 30 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 से काट लो, 6 × 5 = 30, 5/24, 5/24। आपसे पूछा शेडेड एरिया 49 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 49 पंजे कितना होता है? 245, 245/24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। सीधा मैंने साइड निकाली नहीं, सीधा फोकस किया एरिया पे। एरिया राज 5 12 13 ट्रिपलेट नहीं होता, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, वो लगा दिया हमने। क्लियर है? बताओ समझ में आया? मजा आया कि नहीं? ट्रिपलेट बन गया ना 5 12 13। भैया यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने 7, 90 माइनस थीटा के सामने 12, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7:12, तो एरिया का रेशियो 49 रेशियो 144। इस बड़े ट्रायंगल का एरिया 30 दे रखा है, 144 किलो 30 49 किलो निकाल लो, ऐसे हो जाएगा। अरे भैया ये स्क्वायर की साइड 12 है, तो ये साइड भी 12, ये साइड भी 12, ये साइड भी 12, अगर ये 5 है तो 7 नहीं हो जाएगा? 7 5 12, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। प्रिंस कमेंट ले लिया, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक और सवाल लो। स्क्वायर पे मैंने 4 सवाल लिए हैं और इतने बेहतरीन लेवल के सवाल लिए हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन पाइए, सॉल्व इट। हरमीत रिपीट करके देखिए भैया, रिपीट करके देखिए आप। यहाँ पे 3 स्क्वायर दिखाई, द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर इज 10। देखो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर, 3 स्क्वायर सटा दिए, हर एक स्क्वायर की साइड 10 है, तो शेडेड एरिया आपसे पूछा है। बड़ा कर दें, बड़ा कर दें, ये मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है? ये तो फायदा डिजिटल बोर्ड का है भाई। हाँ रेशियो से भी हो जाएगा नवजोत, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर दिए हुए हैं, हर स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये 10 आ गया, ठीक है? शेडेड एरिया निकालना है, कॉपी पेन ले लो और शुरू हो जाओ वरना पिटाई होगी सबकी बहुत तेजी। कितना है? 10। और ये कितना है तुम्हारा? ये भी है कितना आपका? 10, ठीक है? ये साइड कितनी है तुम्हारी? 10, और ये साइड कितनी आपकी? 10, ये साइड कितनी आपकी? 10। शेडेड एरिया आपको बताना है, सॉल्व इट। बताइए कैसे सोचेंगे इस सवाल को? मैं हमेशा फोकस करता हूं 90 के अंदर 90 और क्रॉस फिगर पे हमेशा फोकस करता हूं। अरे भैया कुंदन, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है भाई। करस्पॉन्डिंग साइड 7:12 के रेशियो में, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 7 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर। बनाओ जल्दी से फास्ट। कैसे करोगे? आप मुझे बताओगे जो मुझे शेडेड एरिया पूछे, शेडेड एरिया का बेस मुझे पता है 20, ये दिख रहा है 10 + 10 20। अगर मुझे शेडेड एरिया की इसकी हाइट पता लग जाए सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालते हैं यही हाइट होती है, अगर मुझे इसकी हाइट पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हाइट कैसे पता लगेगी? इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं? तो यहाँ पे आपको क्रॉस फिगर नहीं दिख रही क्या? आपको क्रॉस देखना पड़ेगा। ये मैं ग्रीन कर रहा हूँ भाई, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये दिख रहा है, ये देखा क्रॉस फिगर देखिए। अगर मुझे ये साइड 20 दी है, अगर मुझे ये साइड पता लग जाए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वही इनकी हाइट का रेशियो होगा, वही इनकी हाइट का रेशियो होगा कि नहीं बच्चे? आप मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल बीजीएफ, समकोण त्रिभुज बीजीएफ देखो, समकोण त्रिभुज बीजीएफ देखो, ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये 90 है, ये एंगल 90 है, दोनों साइड पैरेलल है। ये जो लाइन है एडी, ये पैरेलल है ईजी के। अगर साइड बीजी का मिड पॉइंट डी है तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो लेंथ होगी क्या 5 सेंटीमीटर नहीं होगी? ये जो लेंथ होगी क्या 5 सेंटीमीटर होगी? मध्य बिंदु पर में से ये 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर होगी। अरे भैया इस समकोण त्रिभुज में साइड बीजी के मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूं तो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। क्लियर है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये 10 है तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। मिड पॉइंट थ्योरम आती है, मैंने बताया आपको 5 सेंटीमीटर होगी। अब सवाल कितना आसान है, एक नंबर का वाहियात सवाल है। मुझे बताइए इस क्रॉस फिगर में ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 20 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:20, ये साइड 5:20, ये साइड 5, ये साइड 20, 5:20, तो हाइट का रेशियो कितना होगा? 1:4। हाइट का रेशियो कितना होगा? 1:4 होगा, 1:4 होगा। कितना होगा? 1:4। तो अगर ये इसकी हाइट 4 यूनिट है तो इसकी हाइट 1 यूनिट है, टोटल हाइट कितनी होगी? 5 यूनिट। जबकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टोटल हाइट 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है, तो 5 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है। आपको चाहिए इस ट्रायंगल की हाइट 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। मतलब इस शेडेड रीजन जो ट्रायंगल है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट निकाल ली मैंने 8 सेंटीमीटर। 8 कितनी निकाली मैंने? 8 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन का एरिया पूछा, क्या एरिया? 1/2, बेस कितना है? 20, हाइट कितनी है? 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा सी ऑप्शन 80। क्लियर है? बताइए। ठीक है राम जी, बताओ समझ में आया कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन था है भाई, ठीक है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाएंगे। ये सवाल नंबर 25 भयंकर क्वेश्चन है, मजेदार पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का मजेदार क्वेश्चन है, इसकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। पहले सवाल पढ़ो, कॉपी पेन पे बना लो, फिगर बना लो, फिर जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊं वैसे वैसे करना है, ठीक है? फास्ट नहीं हरमीत, बहुत स्लो है हम तो। सर मुझे 2 साल हो गए, मैथ नहीं बनती, क्लास 12 में मैथ में फेल हुआ था, नौकरी भी जरूरी है, तो मेहनत करो। अरे ग्रीस 10 10 20 10 10 20 20 का आधा 10 ही तो होगा, मेंशन करने की जरूरत नहीं, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है ग्रीस। मजेदार भी और जायकेदार भी। अगर 10 10 20 होता है, 20 का आधा 10 ही होता है। बनाइए क्वेश्चन। वेरी गुड रमेश। सत्यम ये सवाल 2017 मेंस का पूछा हुआ है जो क्वेश्चन आपके सामने है, 2017 मेंस का। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मजेदार सिमिलरिटी के करा दिए, आसान आसान। अब हम यार 25वें सवाल पे लगभग चल रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे अपना, वही किसी भी चीजों पे नहीं रहेंगे।
ठीक है, मैं इसको फिगर को कर दे रहा हूं बड़ा। यहाँ पे एबीसीडी पैरेललोग्राम, एबीसीडी का पैरेललोग्राम, एनओ की लेंथ 21 दी है, यहाँ दी है आपको एनओ की लेंथ 21 सेंटीमीटर, आपको और कहते हैं ओबी की लेंथ दी है 35, तो ओबी की लेंथ दी है आपको 35 35 दिया है, और आपको दिया है एमएन, एमएन की लेंथ जो है ये आपसे पूछे मत इतना सा बताएगा। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसकी आमने सामने की साइड क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। तो आपको फिगर साफ दिख रहा है? फिगर बताइए आपको साफ दिख रहा है क्या? बनाइए राज, फिगर साफ दिख रहा है ना आपको? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, और आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल भी होती है, बराबर भी होती है। पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर पैरेलल भी होंगी और आमने सामने की साइड जो है इक्वल भी होंगी। बनाइए, आपको दिया है एनओ की लेंथ 21 सेंटीमीटर, तो बच्चे एनओ आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 हो गया। ओबी, ओबी कितना दिया आपको 35, तो ओबी दिया है आपको 35 35 हो गया। और आपसे पूछा एमएन की लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एमएन, बताओ एमएन बताओ। फर्स्ट लाइव क्लास है, अच्छा अजय, अच्छा राज, वेरी गुड प्रिय रंजन। अरे एडवांस स्पेशल वालों कुछ बोलोगे कि नहीं? हैं? कहां चले गए तुम सारे के सारे एडवांस स्पेशल वाले? अबे पटक दूंगा कि कुछ जल्दी बताओ आंसर क्या है इसका। अजीब कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारा गंदा कमेंट है। पहली बात तो मैंने आपको चीज बताई है, क्रॉस फिगर। ये क्रॉस फिगर बड़ी मजेदार चीज होती है, क्रॉस फिगर को हमेशा पकड़ के रखो। ये जो क्रॉस फिगर है ना, ये बड़ी मजेदार चीज होती है, क्रॉस फिगर को हमेशा पकड़ के रखो। जहां इस टाइप की क्रॉस फिगर दिखे इसको छोड़ना नहीं, ये बहुत मजेदार चीज है। आपको इस टाइप की क्रॉस फिगर दिखे और आपको इस तरीके से दिखे पैरेलल लाइन समांतर, तो आप तुरंत समझ जाओगे आमने सामने के ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगी। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और ऊपर से अगर ये साइड 21 सेंटीमीटर दे दी है, कितनी दे दी है? 21 सेंटीमीटर। ऊपर से अगर ये साइड तुमको 21 सेंटीमीटर दे दी जाए और ये साइड तुमको दे दी जाए कितनी, 35 सेंटीमीटर, 35, तो आप क्या कहोगे? आप ये जानते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ थीटा के सामने 21, यहाँ थीटा के सामने 35, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 21:35 यानी कि 3:5, 7 21 7 35, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना बना? 3:5, 3:5। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? 3:5। तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो बीटा के सामने अगर ये 3 यूनिट है तो ये 5 यूनिट होगा, रेशियो कितना होगा? 3:5। क्लियर है कि नहीं? अगर बच्चे फिर ये अगर 3 यूनिट है तो ये कितना होगा? 5 यूनिट होगा, इसका रेशियो भी पैरेलल लाइन जॉइन का रेशियो भी 3:5 होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर यहाँ अल्फा के सामने ये साइड है, यहाँ अल्फा के सामने तो इनका रेशियो भी 3:5 होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 3:5 होगा। क्या ये फिगर आपको क्लियर है? 7 के 7 35, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5, तो ये भी 3:5, ये भी अल्फा के सामने 3 और यहाँ पे अल्फा के सामने 5, 3:5, 3:5। प्रियांशी अब समझ आया आपको? क्लियर है? आंसर नहीं आ रहा, मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाया सवाल को। अब बना दीजिए, अब दो बना दो भैया, कैसे करके मानोगे तुम? रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर दो, इजी रहेगा। 3:5 शिवानी नहीं समझ आया? किस किस को समझ में आता है हमारा क्रॉस फिगर? अब बोलो, ये समझ में आता है? ये वेरी गुड। चलो इधर देखो, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओगे तुम? अगर मैं यहां देखो, ये एनओसी और एओबी क्रॉस फिगर दिख रहा है, एनओसी एओबी क्रॉस फिगर है, करस्पॉन्डिंग साइड 3:5 के रेशियो में, तो ये एनसी से, अगर ये एनसी तुम्हारा 3 यूनिट है, अगर एनसी तुम्हारा 3 यूनिट है तो ये तुम्हारा एबी तुम्हारा 5 यूनिट होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 होगा कि नहीं? अगर यहाँ ये 3:5 का रेशियो, तो एनसी से एबी का रेशियो भी 3:5 होगा। बोल दो हाँ होगा कि नहीं 3:5? विवेक नहीं समझ में आया? विवेक तुम्हारे अंदर लग रहा है विटामिन की कमी है। ये अगर एनसी 3 है तो 5 होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आमने सामने के करस्पॉन्डिंग साइड 3:5 का रेशियो, तो एनसी से एबी का रेशियो भी 3:5 होगा, 3:5 होगा। क्लियर है? पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, अगर एबी 5 यूनिट है तो सीडी भी 5 यूनिट होगा, और एनसी अगर 3 यूनिट है तो डीएन की लंबाई कितनी बची? डीएन की लंबाई बची 2 यूनिट। डीएन की लंबाई कितनी होगी? डीएन की लंबाई होगी 2 यूनिट। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। हरा गोपाल इधर देखो भाई, अगर ये साइड 5 यूनिट है तो डीसी भी 5 यूनिट होगा, लेकिन एनसी 3 यूनिट है तो डीएन की लेंथ कितनी होगी? डीएन की लेंथ होगी आपकी 2 यूनिट। कितनी होगी डीएन की लेंथ? 2 यूनिट। ठीक है? क्लियर है? मुझे फोकस जो करना है, मुझे फोकस करना है एमएन पे। एमएन कैसे आएगा? एमएन कैसे आएगा? तो आप पकड़ दो, क्या पकड़ लो? अरे थोड़ी नजर गंदी करके देखो, अगर तुम बड़े ट्रायंगल को पकड़ लो, बड़ा ट्रायंगल एमएबी, ये गंदा सा ट्रायंगल देखो एमएबी, इसमें एक लाइन खींची गई है डीएन, और ये जो लाइन डीएन है ये पैरेलल है एबी के। लाइन डीएन जो है ये समांतर है एबी के। अगर ये 2 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, तो ये थेल्स थ्योरम जानते हो? थेल्स थ्योरम बताइए भैया मैंने तुम्हें। अगर ये 2 यूनिट है तो 5 यूनिट है, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल एमडीएन और एमएबी ये दोनों सिमिलर है, 2:5 का रेशियो। मुझे एमएन चाहिए, तो एमएन की लेंथ अगर 2 यूनिट है तो क्या ये जो एमबी इसकी लेंथ 5 यूनिट होगी, इनका रेशियो भी 2:5 होगा, तो ये भी 2:5 का रेशियो होगा। अरे सिमिलरिटी से 2:5 होगा, 2:5 होगा कि नहीं? अगर एमएन 2 यूनिट है तो एमबी 5 यूनिट होगा। अगर एमएन 2 यूनिट है, अगर एमएन यहां से यहां तक तुम्हारा 2 यूनिट है तो एमबी 5 यूनिट होगा, तो ये एमबी कितना बचा? आप मुझे बताओ कि खुद ही नहीं बता सकते? 3 यूनिट बचा। अगर एमएन 2 यूनिट है और ये पूरा 5 है तो ये यहां से यहां तक कितना बचा? 3 यूनिट। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 3 यूनिट। और यहां से यहां तक की लेंथ जो है ये एनबी जो है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 21 + 35 56 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 56/3 सेंटीमीटर। आपको चाहिए एमएन की लेंथ, तो एमएन की लेंथ होगी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 56 दूनी 112/3 सेंटीमीटर, और 112/3 का मतलब कितना? 37.33, 37.33 सेंटीमीटर आंसर होगा। अजय गलत कर रहे हो आप। तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर 2:5 है तो करस्पॉन्डिंग साइड एमएन से एमबी का रेशियो भी 2:5 होगा, तो यहाँ जब 3 आ गया, 3 की वैल्यू 56 तो 2 की वैल्यू 112/3। ठीक है? अभिषेक समझ में आया? बी ऑप्शन। थेल्स थ्योरम लगाई। अच्छा वर्मा, ठीक है? कितने लोगों को ये सवाल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया जबरदस्त जबरदस्त, मैंने आपको एक क्लास क्वेश्चन कराए हैं, स्क्वायर बेस मैंने आपके 4 सवाल लिए, प्रीवियस क्वेश्चन भी था, और ये मेंस का सवाल भी लिया मैंने पैरेललोग्राम का, और मैं एक सवाल रेक्टेंगल का भी ले लेता हूं। सवाल आपके सामने दिख रहा है, सवाल नंबर 26। कितना प्यारा सवाल है, क्या इसकी तारीफ करी जाए? पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बनाइए सवाल नंबर 26। नहीं शुभम, क्रॉस फिगर एक बार यूज हुई है और एक बार थेल्स थ्योरम यूज हुई है।
बच्चे को ना समझ आया तो रिपीट। अरे 21 + 35 56 नहीं होता है, 21 + 35 56 नहीं होता है। अच्छा नवजोत अच्छा अभिषेक, बहुत खाली सवाल आ गया, बनाओ जल्दी से। अच्छा पूजा, रोहित रिप्लाई कर रहा हूं भाई मैं आपको। विकी जहरीले क्वेश्चन, एक ही फिगर में सारी चीज ना लिखा करो, अलग दिया भी बना। अगर भैया मैं अलग अलग बना के दिखाऊंगा ना तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक बात को समझना, ये एक मिथ है, मतलब मिथ नहीं एक सत्य बात है कि अगर मैं आपको एक एक स्टेप बच्चे की तरह लिख के बताने लगा कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इसको ऐसे करो, तो आपके अंदर भी एक एक स्टेप वाली आदत पड़ जाएगी, फिर आप बहुत स्लो हो जाओगे। इसका ये होगा कि आप सवाल तो सॉल्व कर लोगे लेकिन पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कि आप बहुत स्लो हो जाओगे। इसलिए स्टेप को पेपर पे कम लिखो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। इसलिए मैं रेशियो मेथड बताता हूं हमेशा, रेशियो पे कमांड करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एबीसीडी एक आयत है, क्या है एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया। रेक्टेंगल तो जानते हो, चारों एंगल लंबाई डिग्री होंगे, आमने सामने की साइड बराबर होंगी। यहाँ पे ट्रायंगल ईएफसी, ये जो ट्रायंगल ईएफसी है बच्चे, इसका एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बीएफसी, ट्रायंगल बीएफसी का एरिया दिया है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या क्वाड्रिलेटरल एडीईएफ का एरिया आपसे पूछा, इसका एरिया आपसे पूछा। मैं बड़ा कर दूं सवाल को, बड़ा कर दूं मैं सवाल को, मैंने बड़ा कर दिया। बनाओ जल्दी से, अब मजेदार खूब टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं हम, टफ कुछ नहीं है, पवन डिफिकल्ट नहीं है। आदित्य तुम कमेंट में चिड़ाई उड़ाते रहते हो, हमारी नजर बहुत गंदी है, ऐसी बात नहीं है भाई, बात में तो दम है। अभी एडवांस स्पेशल वाला बोलते क्यों नहीं कुछ। रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल में ट्रायंगल ईएफसी, जो छोटू ट्रायंगल, ट्रायंगल ईएफसी, ये रेड रेड लाइन दिख रही है, ये रेड रेड लाइन दिख रही है। अरे मैं तुमको खींच के बता देता हूं, क्या करके मानोगे तुम, फोन पे रखा है तुमने मेरा। और ये देखो, ये रेड रेड लाइन दिख नहीं रही होगी तो मैं खींच देता हूं। इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, ये पूछा है, बताओ क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, बनाइए। क्रॉस फिगर किस किस को दिख गई, क्रॉस फिगर किस किस को दिख गई यहाँ पे, देखिए क्रॉस फिगर। राजू ऑनलाइन हो तुम, आयत है रेक्टेंगल, बनाइए। अरे किसी का आंसर आया, 2 दिखी सर। यार तुम बहुत प्यारे बच्चे, आई लव यू भाई, दिख गई सर, रेशियो बनेगा EFC, वेरी गुड, बच्चे ने बता दिया विवेक ने। ये देखो रेक्टेंगल में ये EFC और AFB, EFC और AFB दिख गई क्रॉस फिगर, कर दो। आप मुझे बताइए पहली बात तो कि अगर ये ट्रायंगल EFC और ये ट्रायंगल EFB क्रॉस फिगर है भैया, पहले तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्लियर है। और ये जो तीसरा एंगल है ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगा इसके, तो दोनों आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर है ये। और आप मुझे बताइए कि अगर मैं ट्रायंगल ECB को देखूं, ट्रायंगल ECB, त्रिभुज ECB को गंदी नजरों से देखूं, त्रिभुज ECB, त्रिभुज ECB, ये ECB में एक लाइन खींची है CF, एक लाइन खींची है CF। ये CF जो लाइन है ये एरिया को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रही है, तो क्या बेस का रेशियो भी 4:5 नहीं होगा, मतलब EF से क्या FB का रेशियो भी 4:5 नहीं होगा। जिस रेशियो में एरिया डिवाइड हुआ है बेस भी तो उसी रेशियो में होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या EF से FB का रेशियो 4:5 नहीं होगा, 4:5 नहीं होगा भैया। जिस रेशियो में एरिया उसी रेशियो में बेस, EF से FB का रेशियो 4:5 नहीं होगा, क्लियर है। पता यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है, किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है। अगर आप ट्रायंगल ECB को देखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, कंसेप्ट कहां से गया, कंसेप्ट मैंने बताया है कि अगर किसी ट्रायंगल में हम बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, ये 4 5 तो बेस भी तुम्हारा 4:5 के रेशियो में डिवाइड होगा, 4:5 के रेशियो में, बोलो हाँ होगा कि नहीं, क्लियर है। 4:5 का रेशियो में बोल दो। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे इस एंगल के सामने 4, यहाँ पे सेम इस एंगल के सामने 5, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:5 है तो आप मुझे बताइए क्या ये FC से, क्या FC से FA का रेशियो 4:5 नहीं होगा, 4:5 नहीं होगा, क्या FC से FA का रेशियो 4:5 होगा कि नहीं, यस और नो, यस और नो। अरे सोनू मैं सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहा हूं बेवकूफ। अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर ये तुम्हारा बेस, अगर तुम्हारा बेस 4:5 के रेशियो में डिवाइड है तो एरिया भी 4:5 के रेशियो में डिवाइड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रायंगल ECB में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बेस का रेशियो भी 4:5 नहीं होगा भैया। जिस रेशियो में एरिया है उसी रेशियो में बेस डिवाइड होगा, बेस जिस रेशियो में एरिया उसी रेशियो में। ये कांसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नहीं पढ़ा है तुमने तो तुम्हारी गलती है। फिर पिछले लेक्चर देखोगे नहीं, उठा के आ जाओगे क्लास में, कैसे काम चलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अरे मैं सवाल तो छुपा के रखा हूं, अभी बहुत सवाल है मेरे पास। ये 4:5 होगा। अरे ट्रायंगल ECB में ये CF है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेस का रेशियो भी 4:5 होगा कि नहीं, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर इस एंगल के सामने 4, इस एंगल के सामने 5, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:5 है, तो आप मुझे बताइए इस एंगल के सामने 4 यूनिट, इस एंगल के सामने 4, तो इस एंगल के सामने 5, 4:5 का रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का 4:5। गॉट इट, क्लियर है। समझ में आया बच्चे की नहीं आया आपको, मुझे इतना बताओ पहले। 4:5 होगा, ठीक है, 4:5 होगा। अच्छा क्लियर बात। नाउ अगर हम ट्रायंगल CB, अगर किसी भी ट्रायंगल में, मैंने आपको बता रखा किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, बेस अगर x/y में डिवाइड हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया भी x/y होंगे। ये फिगर दिमाग में बिठा लो, बेस और CVN, क्लियर। अब आप मुझे बताओ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहां से शुरू करो ABC, ये लाइन है BF, ये लाइन है BF, बेस को 4:5 में बांट रही है, बेस को 4:5 में बांट रही है, तो एरिया भी 4:5 में बटेगा। आप मुझे बताओ 4 की वैल्यू अगर 5 है कितने गुना है, 1.25 गुना है, तो 5 की वैल्यू भी 1.25 गुना होगी, 5 की वैल्यू भी 1.25 गुना होगी, यानी कि ये एरिया कितना आ गया, ये एरिया आ गया 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल AFB का एरिया, ट्रायंगल AFB का एरिया 6.25 होगा। 5 और 6.25 का रेशियो ले लो, कितना आता है, 4:5 ही आएगा। खत्म खत्म। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये रेक्टेंगल है, आयत है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेक्टेंगल का डायगोनल, रेक्टेंगल को तो इक्वल एरिया में बांटता है, रेक्टेंगल का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल रेक्टेंगल को तो इक्वल
इक्वल एरिया में बांटेगा। अगर ये एरिया 6 5 11.25 है तो ये एरिया भी 11.25 आना चाहिए। ये एरिया 4 है तो ये एरिया कितना बचेगा, ये एरिया कितना बचेगा, तो ये एरिया आएगा तुम्हारा फिर 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये एरिया 6 5 11.25 तो ये भी 11.25 एरिया आ जाएगा जो पूछा है क्वाड्रेटल का 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.25 बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट आया हो? अब तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट आया हो यहां पे, है ना? मजेदार क्वेश्चन। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यस और नो करके बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? कितना कांसेप्ट लगाया, क्रॉस फिगर लगाया, एरिया रेशियो लगाया, सिमिलरिटी लगाया, रेक्टेंगल का कांसेप्ट लगाया, बोल दो। हाँ अच्छा दिव्यांशु, दिमाग की बत्ती जली विक्रांत? आदित्य समझ आ गया। डेंजर सोहन पता नहीं लोगों को क्या समझ में नहीं आया। सुनील बच्चे यार हमारे कमजोर हैं, बच्चे बड़े मासूम से हमारे छोटे छोटे, इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा भी होता हूं तो आपको समझा देता हूं। कतई जहर एक्चुअली होता क्या, आपको कड़वी सच्चाई बताऊं? मैं कड़वी सच्चाई बताऊं आपको। जैसे हमारा बैच स्टार्ट हुआ, सपोज बैच में हमारे सपोज 7000 स्टूडेंट एडमिशन लिया, सपोज मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, तो 7000 में से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो या तो जबरदस्ती एडमिशन ले लेते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर मजे के लिए एडमिशन ले लेते हैं। एक्चुअली 4000 बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उनका पढ़ने में कोई मतलब ही नहीं रहता। 7000 में से ये 3000 ही जो है रेस में आगे जाते हैं, तो ये 4000 तो वेस्ट है, ये तो बस हमको पैसा कमा के दे रहे हैं, ऐसे समझ लो। क्योंकि बच्चा पढ़ना शुरू करता है वही बच्चा आगे तक जाएगा जो शुरू से लेकर आखिर तक डटा रहे। तो आपको उनमें से नहीं बनना है 4000, ये तो मां बाप का पैसा उड़ा रहे हैं ना। आपको इन 3000 बच्चों में रहना है और इन 3000 में से भी कुछ ही 100 बच्चे आगे जाएंगे, ठीक है? तो मेहनत करनी आपको ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ठीक है, आगे ले चले क्या हम? चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 27, क्वेश्चन नंबर 27। कॉपी पेन उठाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। नाम रोशन करना है तुमको मेरा। वेरी गुड हरमीत, आवाज सही आ रही है ना? हाँ जो चेंज होगा। ओके भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वेरी गुड। ध्यान से करिए। इन ए ट्रायंगल ABC D and E are points on lie on AB and AC. M and N are the points on lie BD and EC respectively. DE parallel MN parallel BC. AD is to DM का रेशियो 3:2, DM से MB का रेशियो 6:7। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DENM 432। तो बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MNC। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिगर बना लिया होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, बड़ा सा ट्रायंगल बना लो पहले तो। मजेदार क्वेश्चन है, थेस थ्योरम का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है सवाल में। सबसे पहले आप बना लीजिए एक ट्रायंगल। तो मैंने आपके सामने बना लिया एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। डी और ई पे दो पॉइंट है, AB और AC पर। M और N जो है पॉइंट है BD और EC पर। तो सबसे पहले यहां पॉइंट ले लीजिए AD से DM 3:2। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पॉइंट ले लीजिए आप D और E और BD, और ये जो लाइन DE है ये पैरेलल है। ये पैरेलल है किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। और BD और EC पर पॉइंट है M और N। तो BD पर कहीं पॉइंट हो गया M, ये M यहां आएगा, और EC पर पॉइंट हो गया N। और ये जो लाइन है ये लाइन है MN और MN भी पैरेलल है। लाइन DE MN और BC एक दूसरे के पैरेलल है। दिया है AD से DM का रेशियो, तो AD से DM का जो रेशियो है वो आपको 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। और DM से MB का रेशियो, DM से MB का रेशियो दिया है 6:7, 6:7। तो आप पहले AD, DM और MB तीनों का रेशियो निकालो। आप मुझे बताओ बच्चे, DM यहां भी है, DM यहां भी है, यहां DM 2 यूनिट है, यहां DM 6 यूनिट है, तो गलत बात है। तो 2 और 6 को इक्वल करने के लिए एलसीएम जो है 2 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 9:6। रेशियो में किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर AD से DM का रेशियो अगर 9:6 है तो उसे लिख देते। AD अगर 9 यूनिट है तो DM जो है आपका 6 यूनिट है, और ये जो MB है ये आपका फिर आपका 7 यूनिट। रेशियो कितना हो गया? 9:6:7 का हो गया रेशियो। रेशियो लिख लोगे 9:6:7। कोई दिक्कत है? AD से DM भैया यहाँ पे मुझे बता देना, मैं नीचे लिख रहा हूँ। AD से DM में 3:2 क्या 3:2 कैसे नहीं लिख सकते? 9:6। तो AD से DM 9:6 और DM से MB 6:7 तो 6:7। रेशियो आ गया 9:6:7। क्वाड्रिलेटरल DENM का एरिया जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वाड्रिलेटरल DENM का जो एरिया है वो दिया है आपको 432/432। और आपसे पूछा है नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया। नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल कौन सा? MNCB का एरिया आपसे पूछा है, MNCB का एरिया आपसे पूछा है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। ठीक है, अब यहां से मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन हटा देते हैं, सॉल्व करो। रवि क्या हुआ भाई? सॉल्व करिए भाई। यहाँ पे 9:6:7 दिया हुआ है AD और ये DM और ये MB का रेशियो 9:6:7। ये बीच वाला क्वाड्रेटर 432 का, इसका एरिया आपको बताना है। सॉल्व इट। ये थेस थ्योरम का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पे 3 सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो सबसे छोटा ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ADE, ये दिखा, और उसके बाद आपको दूसरे नंबर का ट्रायंगल AMN, ये दिखा आपको AMN, ये हो गया आपका AMN, ठीक है। और आपको पूरा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ABC, ये हो गया तुम्हारा पूरा बड़ा ABC, ABC, यही है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ क्या ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं? तीनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल तो कॉमन है, और पैरेलल लाइन होने की वजह से तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है? ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो जो होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर का रेशियो होगा। मुझे बताइए साइड कितनी है? 9। ये साइड कितनी है? 9। तो AM कितना है? 9 और 6 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 15 15। ये कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 और 7 कितना होता है तुम्हारा? 22 हो जाएगा, 22। तो ये जो तीन सिमिलर ट्रायंगल बने, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9 15 और 22 हो जाएगा, 9 15 और 22। क्लियर है? अगर इसकी साइड 9 है तो इसकी साइड 15, पूरे की साइड कितनी है? 22 होगी। 9 15 22। अगर मुझे एक बात बता दो, खुद ही बता दो कि अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9 15 रेशियो 22 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? इनके एरिया का रेशियो होगा 9 स्क्वायर रेशियो 15 स्क्वायर रेशियो 22 स्क्वायर। ये बात आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों ट्रायंगल के, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 9 स्क्वायर रेशियो 15 स्क्वायर रेशियो 22 स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं?
होगा। मतलब अगर इस ट्रायंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट है, कितना है 9 स्क्वायर यूनिट अगर इस ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल एएमएन का एरिया 15 स्क्वायर, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचेगा 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बचेगा। आप मुझे बताइए कि अगर एडीई का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट है, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया एमएन का 15 स्क्वायर है, तो क्वाड्रिलेटरल डीएनएम का कैसे बचेगा, 15 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? आप मुझे बताइए पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 22 स्क्वायर है और ट्रायंगल एएमएन का 15 स्क्वायर है, तो 22 स्क्वायर में से जब तुम 15 स्क्वायर घटाओगे तो क्वाड्रिलेटरल एमएनसीबी का जो एरिया है, क्वाड्रिलेटरल एमएनसीबी का जो एरिया वो आएगा 22 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो ये इन तीनों के एरिया का रेशियो आ जाएगा, एरिया का रेशियो। ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो ट्रायंगल एडी, ट्रायंगल एडीई, क्लियर है, और ये जो ये क्वाड्रिलेटरल का जो है क्वाड्रिलेटरल डीईएनएम और क्वाड्रिलेटरल एमएनसीबी, इनके एरिया का रेशियो आ जाएगा 81 रेशियो 15 9 12 का स्क्वायर 144 रेशियो 484 माइनस 225, तो 484 में से 225 घटा लो, चौथे में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 259, 259। तो अगर आपसे केवल और केवल इन तीनों के एरिया का रेशियो पूछा होता तो आंसर होता ये ऑप्शन 81 रेशियो 140 रेशियो 259। आपको क्या मेरी बात समझ में आई है, यस और नो? क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इस क्वाड्रेटर का एरिया 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 140 यूनिट, 140 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 432 दी, कितनी दी 432, कितने गुना है 3 गुना है। तो इस क्वाड्रेटर का एरिया 259 यूनिट, तो 259 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना 750 प्लस 27 777 7777 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस क्वाड्रेटर का एरिया। 777, वेरी गुड शुभंकर, 777। प्रशांत कहने शर्ट अच्छी नहीं लगी, अच्छी कैसे लगेगी अच्छी? पिछले 15 साल से ये शर्ट पहन रहा हूं मैं, पैसे नहीं दूसरी शर्ट खरीदने के, दिलवा दो यार तुम। आया समझ में? 450 नहीं, अभिषेक गलत कर रहे हो। 777 अंकित, ठीक। सभी बच्चों को समझ में, बहुत बेहतरीन अच्छा सवाल था ये, कर लेंगे थेल्स पे, है भाई? समझ में आया ना किस तरीके से डिवाइड करते हैं? सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पता लग जाएगा, घटाते चले जाओ तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो पता लग चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड अभिलाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बनाइए, सॉल्व इट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बंद होने वाला है, क्या है भाई इसका आंसर बताओ? ये मेंस 2017 में पूछा है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस ओ टी मिड पॉइंट है साइड पी क्यू और पी आर की। तो आप मुझे बताना कि अगर पी क्यू आर आपके पास अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है और एस मिड पॉइंट है, तुम्हारा पी क्यू का मिड पॉइंट हो गया, और टी मिड पॉइंट है आपका पी आर का, ये हो गया पी आर का। तो ये जो लाइन एस टी होगी, ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी एस टी ट्रायंगल पी आर के सिमिलर होगा, पहली बात एकदम सही है। एस टी की जो लेंथ है क्यू आर आधा होगी, बात भी सही है। एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल होगा, ये बात भी एकदम सही है। तो तीन स्टेटमेंट सही है, तो थ्योरम थी, थ्योरम थी, सभी को बात बताती है। अगला क्वेश्चन है, बनाइए सवाल, सॉल्व इट। वेरी गुड अविनाश, हाँ बिल्कुल अजय आते हैं, कांग्रेचुलेशन कुलदीप। मिड पॉइंट थ्योरम थी, द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली x एंड y। तो जैसे हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, हमने आपके सामने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC, साइड AB का मिड पॉइंट हो गया x, साइड AC का मिड पॉइंट हो गया y, तो हमने x से y को मिला दिया, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे दिया है कि BC प्लस XY 12 यूनिट है, तो BC माइनस XY का, कितना आसान सवाल है। अगर BC 2 यूनिट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से XY 1 यूनिट होगा, और ये मिड पॉइंट थ्योरम है, BC से XY का रेशियो 2:1। अगर BC 2 यूनिट XY यूनिट है तो दोनों का सम कितना है 3 यूनिट, तो BC प्लस XY 3 यूनिट आ गया। BC प्लस XY 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 12 है, तो 1 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब होगा 4, 1 का मतलब होगा 4। आपसे पूछा डिफरेंस, BC 2 है ये 1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए सीधा सीधा कितनी आ चुकी है 4, तो आंसर क्या है 4 यूनिट। 12 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम सिमिलरिटी पे, और बेहतरीन क्वेश्चन है, सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 30, बनाओ फास्ट। सॉल्व इट। अच्छा ऋषभ, इन ट्रायंगल एबीसी बीसी 24 सेंटीमीटर है एंड ट्रायंगल का एरिया 120 है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो बताइए बीडी और एसी के मिड पॉइंट की दूरी बताइए। ये बहुत बेहतरीन और लॉजिकल क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, ये हो गया आपके सामने ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज एबीसी। अब बीसी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24। एडी एक लाइन है जो बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा एडी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर एडी। यहां पे दिया है, क्या दिया है बच्चे की, ट्रायंगल का एरिया 120 है, ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, क्या होता है बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 240 को जब 10 आ जाएगा ना, तो ये आ गया तुम्हारा 10। ये एल्टीट्यूड तुम्हारा 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, 10 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक का। इसमें किसी बच्चे को डाउट तो पूछ सकता है, अरे भैया अगर ये बेस 24 होगा और हाइट 10 होगी, तभी तो एरिया 1/2 24 इनटू 10, 2 से 12 120 आएगा, तभी तो एरिया 120 होगा। ये दिमाग में सोचा करो, क्लियर है। 120, इसके बाद क्या बोला है आपको, पूछा है बीडी के मिड पॉइंट, ये बीडी का मिड पॉइंट हो गया, और ये हो गया एसी का मिड पॉइंट, तो बीडी का मिड पॉइंट है ई, ये बीडी का मिड पॉइंट है ई, और ये एसी का मिड पॉइंट है सपोज ये एफ। तो ये डिस्टेंस बतानी है आपको कि ई से एफ की ये दूरी क्या होगी, ई से एफ आपको बताना। जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व करो, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, बनाइए। ठीक है,
शीट थोड़ी देर में अपलोड करवा दूंगा, बनाइए। बीडी का मिड पॉइंट है ई और एसी का मिड पॉइंट है एफ, तो आपको लेंथ बतानी है ईएफ की, ईएफ की लेंथ आपको बतानी है। अर्थमेटिक अनिकेत शुरू होगा 2-3 महीने बाद, जब पूरा एडवांस खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करने के तरीके बहुत सारे, मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम से। मुझे बताओ साइड एसी का मिड पॉइंट एफ है, साइड एसी का मिड पॉइंट एफ, तो मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जेंस पता है। अगर मैं मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल अगर एक लाइन खींचूं, बेस के पैरेलल अगर एक लाइन में खींचूं बीसी के पैरेलल, तो जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगा, मतलब जी जो है मिड पॉइंट होगा तुम्हारा एबी का। एक ही बार समझाऊंगा, दूसरी बार नहीं। अगर ये 24 है तो मुझे बताइए मिड पॉइंट थ्योरम से कहीं आधा यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12 होगी नहीं 12 होगी? 12 होगी। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? 12 होगी कि नहीं बताइए। अगर मैं ये मिड पॉइंट, अगर आप देखो ट्रायंगल एडीबी को, आप त्रिभुज एडीबी को देखो, आप त्रिभुज एडीबी को देखो, त्रिभुज एडीबी साइड बीडी का मिड पॉइंट है ई और साइड एबी का मिड पॉइंट है जी, तो अगर मैं जी से ई को मिलाऊं तो ये जो लाइन जीई होगी ये पैरेलल होगी एडी के, ये पैरेलल होगी एडी के, तो मुझे बताइए कि लाइन जीई एडी के पैरेलल है, पैरेलल है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट थ्योरम से जीई की लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि ये लाइन एडी लाइन जीई पैरेलल है, ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये 90 90 तो रेक्टेंगल बन गया ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ईएफ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 5 का ट्रिपलेट 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 12 13 ट्रिपलेट, 12 5 13 ट्रिपलेट होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, रिपीट करके देख लीजिएगा। साइड एसी का मिड पॉइंट एफ, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट से हमने बेस बीसी के पैरेलल एक लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ करी, तो ये ईजी अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे मिलेगा। ये 24 है तो कितना होगा तुम्हारा? इस साइड हो जाएगी तुम्हारी जीएफ 12 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एडीबी को देखो, ट्रायंगल एडीबी बीडी का मिड पॉइंट है ई और ये जी है, जी से अगर ई को मिला दोगे तो लाइन जीई जो है एडी के पैरेलल होगी, और ये 10 है तो जी कितना होगा? 5 है 5 है 12 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, 90 पैरेलल लाइन है, तो 12 5 कितना है? 13। अरे अगर ये 24 है तो मिड पॉइंट थ्योरम से जीएफ आधा होगा, 24 का आधा 12। क्लियर है? ठीक है, चलिए हटा दें। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है सिमिलरिटी वो समाप्त होता है। 5 सीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मजा आया? ठीक है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन भी थे। चलो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, गौर से देखिएगा। क्या देखिएगा? हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय गगन प्रताप। सबसे पहले तो सारे बच्चे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप जहां वीडियो दे रखो उसको नीचे स्क्रॉल करने पर उसका लिंक भी आ जाएगा, या टेलीग्राम पे सीधा सीधा सर्च करने वाला कर लेना। मैंने उसमें आज ही के दिन ज्योमेट्री की, ज्यामिति की, जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री से सन 2011 से, ज्योमेट्री के सन 2011 से 2018 मेंस तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी सीजीएल में विद आंसर की, उनकी पीडीएफ अपलोड करवा दी है आंसर की के साथ, और रेक्टिफाइड है, 2-2 बार उसमें करेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर कोई सवाल गलत मिलता है तो पेपर में ही गलत है तो वो अपलोड करवा दिया ज्योमेट्री की 2011 से 2018 के मेंस तक जितने भी सवाल हैं। बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, आप प्रीवियस की बुक उठाओगे तो आपको हो सकता है 1000 के आसपास सवाल मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको केवल 230 क्वेश्चन दिए हैं। आपको वो 1000 सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बेस्ट 230 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लो और आप इसको खुद से साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी करो। ठीक है, चाहे आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। टोटल 230 क्वेश्चन हैं। हाँ सत्यम 10 24 26 में ट्रिपलेट है। अच्छा पवन, ठीक है, आज ही मैंने एक कंपाइल करके अपलोड एक करवाई है पीडीएफ। ठीक है, ज्योमेट्री की आप उसमें ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको अलजेब्रा की, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की, मेंस की, प्री की बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आप डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा डाउट ग्रुप भी है। ठीक है, डाउट ग्रुप है, डाउट सॉल्वर गगन प्रताप डाउट ग्रुप भी है। लेकिन हमारे जो लड़के हैं वो एकदम वाहियात किस्म के अभद्र टिप्पणियां करते हैं लड़कियों पर, तो कृपया लड़कियां टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से पहले अपनी सुंदर डीपी हटा लें, है ना, और नाम जो है किसी लड़के का रख लें, क्योंकि लड़के हैं खाली, समझे कि नहीं? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको पर्सनल मैसेज ना इसलिए, लड़कियां अपनी डीपी बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। कोई डाउट? ठीक है, चलिए हटा दें हम अब। ओके लड़के छिछोरे हैं, समझ रहे हैं सर? ओके, कांग्रेचुलेशन प्रिंस। ठीक है, चलो अब अगला हेडिंग सभी लोग अपनी कॉपी में डालेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हिंदी में कहते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा सरवन ठीक है, ओके सर, आई लव यू दोस्तों यार, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हो सारे के सारे। बस कभी कभी मुझे तुम पर गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो ऐसा करें मुझे मिल जाए, ऐसा गुस्सा मारो मैं सही कर दूं तुम। लेकिन लिटरली बहुत प्यारे बच्चे सारे के सारे, खुश रहते हैं, बहुत कम है तुम लोग की जिंदगी में पता है मुझे, लेकिन फिर भी खुश रहते हो। सीट नंबर 6 चालू हो गई है। ठीक है, सब है नवजोत, उसमें ज्योमेट्री का सब है, इनिडेट सर्कल सब है भाई उसमें नवजोत। ठीक है, रिंकेश नाम ले लिया मैंने आपका। ओके, सर्वांग समता सही पकड़े, बहुत गम है सर, गम सबका दिख रहा है मुझे, यहीं से गम दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर्वांग सम, सर्व का मतलब सारे, अंग मतलब अंग, और सम मतलब समान। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी दो
ऐसे ट्रायंगल, कोई भी दो ऐसे त्रिभुज जिनका साइज भी सेम हो, जिनका साइज भी सेम हो और जिनका शेप भी सेम हो, कोई भी दो ऐसे ट्रायंगल जिनका साइज भी सेम हो और जिनका शेप भी सेम हो, मतलब जिनका आकार और आकृति दोनों ही बराबर हो, वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे सिमिलर ट्रायंगल में साइज ऊपर नीचे बड़ा छोटा हो सकता था लेकिन शेप सेम थी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दो ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिनका साइज भी सेम होगा और जिनका शेप भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, और दूसरे सी ट्रायंगल डीईएफ में ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है। क्लियर है ना? तो आप हमको एक बात ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी और ये जो ट्रायंगल डीएफ, एक दूसरे के सिमिलर तो हो ही नहीं। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है यहाँ पे एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है ट्रायंगल का वो दूसरे ट्रायंगल डीएफ के एंगल एफ के बराबर है। तो अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम, सॉरी सिमिलर होंगे, समरूप। क्लियर है? लेकिन अगर साथ साथ में कहीं ऐसी कंडीशन भी दे दी कि ये साइड ए बी और ये साइड ए बी आपको डी इक्वल दी थी, अगर आपको किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल में, गौर से सुना, अगर आपको किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल में, दो समरूप त्रिभुजों में अगर करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपकी इक्वल आ जाए, या फिर अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे दे 1:1, आप मुझे एक बात बताइए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे और यहाँ 70 डिग्री के सामने की साइड AB, यहाँ 70 डिग्री के सामने की साइड DE, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है लेंथ में। अगर करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ में बराबर है तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है, तो 50 डिग्री के सामने BC और 50 डिग्री के सामने EF, ये भी आपकी इक्वल होंगी, यानी कि BC की लेंथ EF के बराबर हो जाएगी। 60 डिग्री के सामने AC, 60 डिग्री के सामने DF, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा, यानी कि इक्वल होंगी। तो कहने का मतलब है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में अगर किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर अगर बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो यानी कि हर करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल फिर ऐसे निकल के आएंगे महानुभाव, जिनके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तीनों साइड भी बराबर होंगे, यानी कि तीनों के ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। और इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को लिखते कैसे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, पहले इक्वल लगाओ, फिर इस तरीके से इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इज DEF, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं है, दोनों ट्रायंगल एकदम एक जैसे, साइड भी सेम, शेप भी सेम। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो एकदम फिट हो जाएगा, इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दो तो एकदम फिट हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, एकदम कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। क्लियर है? ठीक है? क्या वो नवजोत, जब टॉपिक खत्म हो जाए तब सॉल्व कर लेना, अभी कौन कह रहा है तुमसे सॉल्व करने के लिए? दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल हैं, कैसे आइडेंटिकल? ठीक है, बताओ, समझ में आया सारे बच्चों को? तो आपको लॉजिक समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, उनमें तीनों एंगल भी बराबर होंगे और उनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगी। क्लियर है? 80% क्यों समझ आया, बेस पूरा क्यों नहीं आया तुम्हें समझ में? सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क समझ में आया कि सिमिलरिटी में केवल तुम्हारा शेप सेम था, साइज अलग अलग था, लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे, तीनों की साइड भी बराबर, तीनों के एंगल भी बराबर, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो एकदम एक जैसे बनेंगे, एकदम एक जैसे। क्लियर है? कोई डाउट है? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होती है, इनके तीनों एंगल भी बराबर, इनके तीनों साइड भी बराबर, इनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन भी बराबर, इन दोनों की रेडियस भी बराबर, इनकी सर्कमरेडियस भी बराबर, इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर भी बराबर, इनकी हाइट भी बराबर, इनका एरिया भी बराबर और ये आपस में भी बराबर, दे आर जस्ट आइडेंटिकल, दे हैव एवरीथिंग सेम। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया? आ गया? ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सब कुछ ही सेम होता है, एवरी करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एवरी करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम, एवरी करस्पॉन्डिंग लेंथ इज सेम, और उनका एरिया भी सेम होगा, पेरीमीटर भी सेम होगा, उनके एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? सब बराबर हो गया, दे आर मोर देन ट्विंस। ठीक है, वेरी गुड कोमल, बड़ी फटाफट इंग्लिश निकलती है लड़कियों की। ठीक है, चलिए, सारे एंगल इक्वल है, सिमिलर, लेकिन एंगल के साथ साथ साइड भी इक्वल होगी तो सर्वांग सम होंगे। अब मैंने आपको बात बता दी कि कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम ट्रायंगल की हर करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बराबर होती है। तो अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल दे दूं, मैंने आपके सामने इस तरीके से दो ट्रायंगल दे दिए और मैंने आपसे पूछ लिया बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है बच्चे कि आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट चेक करने के लिए आप हर एक एंगल को चेक करते फिरो, फिर हर एक साइड को चेक करते फिरो, आपको हर चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इनके तीनों एंगल भी बराबर, इनकी तीनों साइड बराबर, तो आपको हर एक एंगल चेक करने की जरूरत नहीं, आप हर एक साइड चेक करने की जरूरत नहीं। हमने कुछ स्पेशल कंडीशन बना ली कि बस इतना सेटिस्फाई हो गया तो हम ये मान लेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हमने कुछ स्पेशल कंडीशन बना ली है, कंडीशन कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, दो ट्रायंगल के सर्वांग सम होने की शर्तें क्या है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सभी लोग लिख लेंगे आप कॉपी में, एस 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 एस। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की हमने कुछ छोटी छोटी चार शर्तें बना ली है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम ये मान लेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। आपको हर एक चीज को अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं कि हर एक साइड को स्केल से नापते फिरो, हर एक एंगल को नापते फिरो, ऐसा नहीं करना। क्लियर है? आपको तीन या चार ही कंडीशन आपको चेक करनी है कि ये सेटिस्फाई हो गई तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहली कंडीशन है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, और हिंदी में कहेंगे इसको भुजा भुजा भुजा। क्लियर? साइड 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल इस तरीके से बना दूं, अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल इस तरीके से बना दूं, ये बना दिया हमने ट्रायंगल ए बी सी और ये बना दिया हमने दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल इस तरीके के हैं कि यहाँ साइड ए बी की लेंथ साइड डी ई के बराबर है, साइड बी सी की लेंथ साइड ई एफ के बराबर है, साइड ए सी की लेंथ जो है साइड डी एफ के बराबर है। तो यानी कि अगर इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होगी तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा। मतलब ये साइड ए सी, ये साइड बी सी, तो इन्हीं साइड डी सी और इसी साइड ई एफ के बीच में सेम एंगल बनेगा। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आपको एंगल चेक करने की जरूरत नहीं, एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हो गया,
सेकंड शर्त है आपकी एस ए एस। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसको कहते हैं हिंदी में भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल तो हो गया ये और दूसरा ट्रायंगल बनाया मैंने आपके सामने ये, हमने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए। अभी दोनों ट्रायंगल में खास बात क्या है ये भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया आपका ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल बनाए। ये दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं कि इसमें साइड ए बी की वैल्यू साइड डी ई के बराबर है और साइड ए सी की वैल्यू यहाँ पे साइड डी एफ के बराबर है। ये दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में साइड ए बी जो है तुम्हारा साइड डी ई के बराबर है और साइड ए सी की जो वैल्यू है साइड डी एफ के बराबर है। लेकिन ये दोनों साइड तो बराबर होगी, लेकिन इन्हीं दोनों साइड के बीच का ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा भी इक्वल है और यहाँ एंगल ए और ये एंगल डी भी बराबर है। तो अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए और उन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब फिर इनमें सब कुछ ही बराबर हो जाएगा, सब कुछ इनमें बराबर हो जाएगा। क्लियर है? सब कुछ इनमें बराबर हो जाएगा। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो, तीसरी नहीं दो साइड बराबर हो, लेकिन उन दोनों साइड के बीच का एंगल भी बराबर हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम, फिर इनमें सब कुछ ही इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? क्लियर? साइड एंगल साइड, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि तीसरा एंगल, नहीं, दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, उन्हीं के बीच का और कोई एंगल नहीं। भैया ये थीटा बराबर मुझे फर्क नहीं पड़ता, दो साइड तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल, दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अदर एंगल नहीं, इन्हीं के बीच का एंगल, इक्वल साइड के बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है आपकी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। ठीक है, वेरी क्लियर? ठीक है दीप भैया, यार कोमल सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी की शर्त बता रहे हैं ना आपको। सिमिलरिटी में साइड इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं है और कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होंगी। ओके पंकज, अब देखिए थर्ड कंडीशन हम समझते हैं। अगर मैं आपके सामने फिर से दो ट्रायंगल बना दूं, अगर हम आपके सामने दो ट्रायंगल बना दें कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल जो है आपका ये हो गया। अगर हम आपके सामने दो ट्रायंगल बना दें कुछ इस तरीके से, मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बना, दिख रहे हैं भैया? ये ट्रायंगल है तुम्हारा ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल इस तरीके के हैं, इसमें दो एंगल बराबर है, जैसे कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो एंगल बी बराबर है एंगल ई के और ये जो एंगल सी है इसकी वैल्यू बराबर है एंगल एफ के। तो आप मुझे बताइए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए। अब अगर कितनी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर तो सिमिलर तो हो गए, लेकिन इन दोनों एंगल के बीच जो साइड है, जो साइड बीसी है और ये साइड बीसी, और अगर ये साइड ईएफ भी बराबर हो जाए, मतलब इन्हीं दोनों एंगल के बीच की साइड भी अगर बराबर हो जाए, तो आप मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं कि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा और तीसरे एंगल के सामने की साइड यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगी, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो एक और बात एक हो गया। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं और उन दोनों एंगल के बीच की साइड भी बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। सिमिलरिटी मींस क्या होता है सभी को पता है, कॉन्ग्रुएंसी मींस भी सभी को पता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभिषेक इनका यूज क्वेश्चन में होगा, मैं बताऊंगा कैसे यूज होगा। यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक बात आपको क्लियर है? ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक, लास्ट फाइनल प्रॉपर्टी मैं आपको चौथी प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं सिमिलरिटी की, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी की, और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आरएचएस और ये वाली प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसका पूरा नाम है राइट एंगल हाइपोटेनियस। राइट एंगल हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, राइट एंगल मतलब समकोण और एस मतलब साइड। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, हाँ राहुल, दो एंगल और उन्हीं दो एंगल के बीच की साइड ही बराबर होनी चाहिए। ठीक है, साइड, हाँ साइड के आजू बाजू के एंगल लेने हैं। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। अब क्या इसका यूज है गौर से सुनिएगा। क्या है मैं इसको समझाता हूं ध्यान से। सपोज मैं आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, दो समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं आपके सामने, एक हो गया ये और दूसरा बना दिया मैंने ये। हमने आपके सामने दो समकोण त्रिभुज बना दिए इस तरीके से। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। तो पहली बात तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनका एक एंगल तो बराबर होगा ही होगा, तो ये एंगल तो बराबर है। ठीक, ये एंगल तो बराबर है। लेकिन अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी बराबर है, मतलब हाइपोटेनस जो है एसी की वैल्यू डीएफ के बराबर, एसी की वैल्यू डीएफ के बराबर, हाइपोटेनस इक्वल हो गया, और एंगल बी और एंगल ई ये तो आपके इक्वल होंगे राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से 90-90 डिग्री, तो हाइपोटेनस के बराबर। मतलब अगर किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर हो, हाइपोटेनस बराबर हो, क्या है? हाइपोटेनस बराबर हो, और कोई भी एक साइड इक्वल हो, कोई भी एक साइड इक्वल हो। सपोज ये साइड एबी की वैल्यू, अगर साइड एबी की वैल्यू साइड डी की वैल्यू, मतलब एक तो राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो, और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, जैसे एबी की वैल्यू डी के बराबर हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी कि कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम होंगे दोनों ट्रायंगल। क्लियर है? सिनेहा कोई भी साइड ले सकते हो, डजंट मैटर, कोई भी साइड। क्लियर है? तो अगर किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री तो हो गई, उनका हाइपोटेनस बराबर हो और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड अगर और एक्स्ट्रा इक्वल है, तो कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम हो जाएंगे। और ऐसा क्यों मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड 13 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। क्लियर ना? और ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है सपोज, और ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ऐसा थोड़ा ना कि ए बी डी के बराबर हो, कुछ भी सकता है। सुनिएगा, क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। तो आप मुझे बताइए, मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 हाइपोटेनस 13, हाइपोटेनस 13, साइड 5। तो अगर ये साइड 13, ये साइड 5 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से साइड 12 नहीं आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से साइड 12 आई, ये साइड 13, साइड 5 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से साइड 12 नहीं आएगी? तो बताओ दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 5 12 13, साइड 5 12 13 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड 12 आएगी तो बराबर हो जाएंगे कि नहीं? क्लियर है?
रवि समझ आया आपको? 5 12 13 तो पाइथागोरस थ्योरम होने की वजह से तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। दैट्स व्हाई दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 5 12 13 वो भी 5 12 13 क्लियर है। और कॉन्ग्रुएंट जब तुम राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो तो इस चीज को हाइपोटेनस शुड बी सेम, अदर सेट आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है क्लियर है। चलो तो ये सब थी शर्तें बनने की, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हुआ हो? अरे बेवकूफो, मैंने एग्जांपल के लिए लिया, एग्जांपल आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता है, तुमको तो एग्जांपल देना भी क्राइम है। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट कांसेप्ट देखो, नेक्स्ट कांसेप्ट। और जो मैं आपको कांसेप्ट बता रहा हूं इसको कॉपी में लिख लेना, साफ साफ भरोसा नहीं मुझे तुम पे बिल्कुल भी। नेक्स्ट कांसेप्ट देखो बच्चे, सपोज मैंने आपके सामने एक लाइन खींच दी, हमने आपके सामने एक लाइन खींच दी, रेखा खींच दी, लाइन एबी। मैंने आपके सामने एक लाइन खींच दी, लाइन एबी, ये खींची मैंने लाइन एबी, लाइन एबी कुछ हो सकती है, हमने आपके सामने लाइन खींची लाइन एबी। लाइन एबी का मिड पॉइंट हो गया सी, तो ये जो सी मिड पॉइंट है लाइन एबी का, यानी कि एसी की लेंथ जो है सीबी के बराबर है। लाइन एबी का मिड पॉइंट है सी, तो अगर आप किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करती है, ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, ये सारी लाइन मिड पॉइंट से पास करते हैं तो ये होती है बाइसेक्टर। क्या है ये? बाइसेक्टर ऑफ लाइन एबी। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये लाइन एबी को बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब आधा आधा डिवाइड कर रही हैं। मैंने एक लाइन इस तरीके से खींच दी कि लाइन एबी को आधा आधा डिवाइड कर रही है, जैसे कोई भी लाइन ले लो, ये एक लाइन मैंने ऐसे खींची इसको आधा आधा डिवाइड करे, अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर है, तो ये जो लाइन होगी ये बाइसेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी एबी का। ये क्या लाइन हो जाएगी? ये हो जाएगी बाइसेक्टर लाइन ऑफ एबी। तो किसी लाइन की बाइसेक्टर लाइन बहुत सारी हो सकती है, बाइसेक्टर लाइन बहुत सारी हो सकती है, ठीक है क्लियर है। चलो अब मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, हिंदी में कहते हैं इसको लंब समद्विभाजक। और सुनिएगा, अब सपोज मैंने आपके सामने एक लाइन खींच दी एबी, और लाइन एबी का मिड पॉइंट है आपका सी, तो ये सी पॉइंट इस प्रकार से है कि लाइन एसी की वैल्यू लाइन सीबी के बराबर है। तो आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस पॉइंट सी से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो लाइन एसी को बाइसेक्ट तो करेगी करे, लेकिन साथ में इसके परपेंडिकुलर भी हो, इसके साथ में क्या हो? परपेंडिकुलर भी हो। भैया गौर से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग भगवान ने आपको भर भर के दिया है, उसको वेस्ट मत करो। ये साइड एबी है, साइड एबी का मध्य पॉइंट है डी, मतलब एडी की जो लेंथ, सॉरी सी, साइड एबी का मध्य पॉइंट है सी, एसी की जो लेंथ है सीबी के बराबर है। अगर मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, मैंने अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करी जो लाइन एबी को बाइसेक्ट भी करती है, लेकिन बाइसेक्ट होने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी है सीडी, तो ये लाइन जो होती है ना सीडी, ये जो लाइन है सीडी, ये जो लाइन है सीडी, इसको क्या बोलते हैं? सीडी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। सीडी क्या होती है? ये एबी का लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। ये क्या है तुम्हारा बता दो भैया? इस एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है। यस और नो? यस और नो? बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन आर इनफाइनाइट। वेरी गुड, क्लियर है। सिमिलर होने की कोई शर्त नहीं है उपेंद्र, किसी ट्रायंगल के, किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर सिमिलर होंगे, हर बात की शर्त नहीं होती, ठीक है क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो लाइन को, एक साइड को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे। बात क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? यस और नो? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा एक ही अवेलेबल होता है, ठीक है, सीट अपलोड हो जाएगी ना। अब मैं आपको जो थ्योरी बताने वाला हूं वो गौर से सुनना, यहां तक सही है, क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर हुई है कि नहीं आपको? चलो गौर से समझते हैं। गौर से समझने वाली बात यह है बच्चे कि अगर आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, आप अपनी मर्जी से किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लो, आप कोई लाइन पकड़ो एबी, लाइन एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, आप कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, इस पॉइंट ओ से आप ए को मिला दो, इस पॉइंट ओ से आप बी को मिला दो, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 90 90 तो है। इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ये एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 90 डिग्री के तो हैं, बोलो कोई दिक्कत है? और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक बात बताना, साइड एसी की वैल्यू साइड सीबी के बराबर है, दोनों एंगल 90 90 हैं, और ये ओसी क्या है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ओसी क्या है? ओसी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। आप मुझे एक बात बताना, दो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे यहां पे दिखे, ट्रायंगल ओसीबी, ट्रायंगल ओसीए, ट्रायंगल ओसीबी, ट्रायंगल ओसी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों ही समकोण त्रिभुज में साइड ओसी कॉमन है, साइड ओसी दोनों में कॉमन है, और एसी की लेंथ बीसी के बराबर है, तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? ये दोनों ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ट्रायंगल ओसीए ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओसीबी के, दोनों ट्रायंगल हमेशा सर्वांग सम होंगे। इस कांसेप्ट को अपनी मोटी बुद्धि की हार्ड डिस्क में डाल लीजिए, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को? ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है भैया, ये ओसी दोनों में कॉमन है, एसी सीबी के बराबर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग हैं, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ये साइड और बीच के एंगल बराबर है, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक कांसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में कोई फर्क नहीं होता, आरएचएस नहीं लगेगा, अरे आरएचएस नहीं लगेगा, यहाँ पे हाइपोटेनस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे साइड एंगल साइड लग रहा है, साइड एंगल साइड लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कांसेप्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कांसेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का कांसेप्ट समझिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को समझिए गौर से, समद्विबाहु त्रिभुज को समझिए गौर से। अरे ट्रायंगल आइसोसेलेस क्यों होगा बेवकूफो, पागल तो नहीं हो तुम? ये ट्रायंगल एओबी होगा आइसोसेलेस, ये ओसीबी और ओसीए नहीं होंगे हाइपोटेनस, ये ओएबी होगा, 90 डिग्री के सामने ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, हाइपोटेनस ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ओसीबी और ओसीए थोड़ा होगा आइसोसेलेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। अब गौर से सुनिएगा भाई, गौर से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन कांसेप्ट है। अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं, गौर से सुनिएगा सभी बच्चे,
अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं ए बी सी, जिसमें साइड ए बी जो है साइड ए सी के बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें साइड ए बी की वैल्यू भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स ए से आपने जो नॉन इक्वल साइड है उस पर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया अपनी मर्जी से एडी, मतलब ये परपेंडिकुलर एडी की जो वैल्यू है ये बीसी के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन एडी है ये बीसी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, ओसी नहीं, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में कोई फर्क नहीं है। अच्छा सौरभ, ध्यान से समझ आया ना? तो ये जो अगर हम किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये तो इक्वल साइड होगी, इक्वल साइड के बीच में है एंगल ए से नॉन इक्वल साइड पर परपेंडिकुलर डालें, तो जो लाइन एडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लाइन एडी तुम्हारी एल्टीट्यूड भी होगी, ट्रायंगल की हाइट भी होगी, ये लाइन एडी तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर भी होगी, कोण समद्विभाजक भी होगी, यानी कि ये लाइन एडी एंगल बीसी को बाइसेक्ट भी करेगी, ये लाइन एडी आपकी मीडियन भी होगी, माध्यिका भी होगी, और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन जो है एडी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये लाइन आपकी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। तो लाइन एडी के बारे में बहुत खास बात है, एल्टीट्यूड भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये मीडियन भी होगा, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अंकित इक्वल होगा। क्लियर? अब ऐसा हुआ क्यों? गौर से सुनना, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। मैंने आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। दोनों समकोण त्रिभुज में एबी और एसी बराबर है, एबी और एसी बराबर है, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस बराबर है, और हाइपोटेनस के साथ साथ ये साइड एडी जो है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन नहीं होगी, एडी हो गया दोनों में कॉमन। अरे भैया आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से दिख रहे हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये तो बराबर है हाइपोटेनस, सॉरी मैं आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहा हूं, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है, ये 90 तो है, हाइपोटेनस तो बराबर है, और हाइपोटेनस के साथ साथ ये दोनों साइड भी इक्वल हैं, तो ये आरएचएस की प्रॉपर्टी से क्या दोनों ट्रायंगल, दैट मींस ट्रायंगल एडीबी क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा? ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एडीसी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आरएचएस की प्रॉपर्टी से। बताओ यस और नो? अरे रिंकेस जहां जो मर्जी है वो लगेगा, आरएचएस की प्रॉपर्टी से हाइपोटेनस, भैया यहां हाइपोटेनस बराबर है, ये क्लियर है? ठीक है, और ये साइड ओडी दोनों में, एडी दोनों में कॉमन है, 90 डिग्री और हाइपोटेनस एबी और एसी दोनों बराबर है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग होंगे। अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग है, तो कहने का मतलब है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड तो बराबर, एडी तो कॉमन है दोनों में, एडी तो ये कॉमन है दोनों में, और हाइपोटेनस इक्वल है, तो तीसरी साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, यानी कि बीडी की लेंथ डीसी के बराबर होगी। बीडी की लेंथ डीसी के क्या होगी? बराबर। अगर बीडी की लेंथ डीसी के बराबर आ गई, ये बीडी डीसी के बराबर आ गया, तो यानी कि डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी कि डी जो है साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा, डी जो है साइड बीसी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, डी जो है साइड बीसी का मध्य बिंदु होगा। अगर डी साइड बीसी का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहे हो, तो कहने का मतलब है एडी आपकी मीडियन हो गई, ये बात तो प्रूफ हो गई। पूर्णेश्वर समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। क्लियर है? इतना एक्सप्लेनेशन के बावजूद पूरी थ्योरी बता दी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बता दिया, पहले भी यूज करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम फिर बुढ़ापे में समझोगे इस चीज को। क्लियर है? ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल एबीसी में गौर से देखो, ट्रायंगल एडीबी ट्रायंगल एडीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम हो गए तो ये राइट, ये तो इक्वल है, हाइपोटेनस एडी कॉमन है, तीसरी साइड बीडी डीसी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, यानी कि डी जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा, तो ट्रायंगल एबीसी में मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहे हो तो एडी मीडियन होगी। एडी एल्टीट्यूड तो है, हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था ना। आप मुझे एक बात बताओ कि ये लाइन जो है एडी, ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पर परपेंडिकुलर भी है, ये लाइन एडी जो है ये बीसी पर परपेंडिकुलर भी है, और ये जो डी पॉइंट है ये बीसी का मिड पॉइंट भी है। आप मुझे बताओ कि एक लाइन परपेंडिकुलर भी और मिड पॉइंट भी है, यानी कि कहने का मतलब है लाइन एडी परपेंडिकुलर तो है बीसी पे और साथ साथ में बाइसेक्ट भी कर रही है पॉइंट डी पर, यानी कि लाइन एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, दोनों बातें प्रूफ होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। क्लियर है? तो लाइन एडी मीडियन भी होगी, आधा अभी डिवाइड करेगी, और लाइन एडी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं कि परपेंडिकुलर तो है और आधा आधा भी कर रही है। ठीक है, नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो आप मुझे बताओ सर्वांग सम है, लाइन एडी दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है, बराबर है, तो एडी के सामने का अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये बात आज जाके प्रूफ हुई है कि समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल एंगल के इक्वल साइड के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। देखो ये साइड एसी के थीटा और एबी के सामने थीटा, कहां से प्रूफ हुआ? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने की वजह से प्रूफ हुआ। आप मुझे बताओ ये 90 थीटा, तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। अरे भैया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल एडीबी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बीडी के सामने का एंगल अल्फा, तो डीसी के सामने का एंगल भी अल्फा। तो कहने का मतलब है कि ये लाइन एडी ऐसी है, ये लाइन एडी ऐसी है जो एंगल बीएसी को दो पार्ट में बांट रही है, अल्फा 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 में बांट रही है। अगर अल्फा अल्फा में बांट रही है यानी कि लाइन एडी आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगी, एंगल ए का, ये बात भी प्रूफ हो गई। लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एंगल ए का। सारी बातें हमने प्रूफ करके बता दी, और ये दोनों ट्रायंगल एडीसी और एडीबी इनका एरिया भी इक्वल होगा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक आइसोसेलेस ट्रायंगल में? ठीक है, अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक मैं छोटी सी बात और बता देता हूं, हालांकि आपको बाद में समझना है, बताना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्पेशल केस है, और ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड ये है तो यानी कि ऑर्थो सेंटर इसी लाइन पे होगा, यही तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर भी इसी लाइन पे होगा। ठीक है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सर्कम सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, ये तुम्हारी मीडियन भी है तो सेंट्रोइड भी इसी लाइन पर होगा, सेंट्रोइड भी इसी लाइन पे होगा, यानी कि ठीक है, नहीं ये एच इसी लाइन पे होगा, ऑर्थो सेंटर इन सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, सर्कम सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, सेंट्रोइड भी इसी लाइन पे होगा। ये बात अभी थ्योरी के लिए आप लिख लो, बस लिख लो कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में ट्रायंगल के चारों सेंटर, ट्रायंगल के चारों सेंटर्स एक ही लाइन पे होते हैं, चारों सेंटर्स एक ही लाइन एडी पर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही लाइन पर होंगे, मतलब इन सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, ऑर्थो सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, सर्कम सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, सेंट्रोइड भी इसी लाइन पे होगा। एक के ऊपर एक नहीं होंगे लेकिन इसी लाइन पर होंगे। ये कैसे होगा वो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? अभी बस लिख लो इतना सा, चारों सेंटर एक ही लाइन एडी पर होंगे। ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है,
क्लियर? ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? यस और नो? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात? लास्ट कंसेप्ट बताता हूं, लास्ट कंसेप्ट। अगर आपके सामने मैं ट्रायंगल खींचूं, ट्रायंगल ए बी सी, मैंने आपके सामने ट्रायंगल खींचा, ट्रायंगल ए बी सी, इस तरीके से कि साइड ए सी पर परपेंडिकुलर है बी डी और साइड ए बी पर परपेंडिकुलर है सी ई। गौर से सुनना। तो मैं आपको थ्योरम ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई स्पेशल केस है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें दो एल्टीट्यूड बराबर है, दो एल्टीट्यूड बराबर है, बीडी की लेंथ अगर सी के बराबर है, यदि बीडी की लेंथ सी के बराबर है, तो इसका केवल एक ही मतलब होगा कि बीडी किस ट्रायंगल की साइड पे एल्टीट्यूड है एसी पर और सी की साइड पे एल्टीट्यूड है एबी पर, तो एसी की लेंथ भी एबी के बराबर होगी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अगर किसी ट्रायंगल की दो एल्टीट्यूड बराबर है, ये सेकंड कांसेप्ट है, नेक्स्ट कांसेप्ट समझना। अगर किसी ट्रायंगल की दो ऊंचाई बराबर है, तो उस ट्रायंगल की दो साइड भी बराबर होंगी। और कौन सी दो साइड बराबर होंगी? जिन दो साइड पर एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बीडी साइड एसी पर, एल्टीट्यूड सी साइड एबी पर, तो साइड एडी और साइड एसी और साइड एबी बराबर होंगी। यानी कि ये ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो कैसा होगा? तुम्हारा आइसोसेलेस होगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें दो साइड एबी और एसी बराबर होंगी। इसका उल्टा भी ट्रू है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड पर जो एल्टीट्यूड है वो क्या होती है? बराबर होती है। इक्विलेटरल के लिए भी ट्रू है। ये कैसे है? ध्यान सुनिए। अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूं, तो एरिया क्या होता है? 1/2। मुझे बताओ ये साइड कितनी है? एबी, ये साइड कितनी है? एबी, और एबी के परपेंडिकुलर क्या है? सी, एबी के परपेंडिकुलर है सी, इक्वल टू ये साइड कितनी है? एसी, ये साइड कितनी है? एसी, और एसी के परपेंडिकुलर क्या है? बीडी। तो ये दोनों ही ट्रायंगल के एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये साइड है एबी, 1/2 साइड एबी, साइड एबी के परपेंडिकुलर सी, ट्रायंगल का एरिया हो गया। अगर मैं साइड एसी को बेस मानता हूं तो 1/2 बेस एसी और एसी के परपेंडिकुलर डीबी बराबर होगा। 1/2 कट गया, सीई और बीडी तो बराबर दिया ही है, तो कहने का मतलब है एबी की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? एसी के। और दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? आइसोसेलेस होंगे, सेम होंगे। अरे एक ट्रायंगल तो एक ही है, एक एरिया तो बराबर ही होगा। क्लियर है? बताइए, समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी की पूरी थ्योरी भी बता दिया। ऑल थ्योरी क्लियर है आपको? थ्योरी के नोट्स तो ऑलरेडी डाल चुके हैं हम लोग। कल हम कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, सिमिलरिटी आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं। ध्यान रखिएगा भाई अपना, कल मिलेंगे हम सेम इसी टाइम, और कल कॉन्ग्रुएंसी निपटा देंगे और कल एमपीजी